जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एजू फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। और स्टैटिक जीके का जो आज का ये है 5वां सेट है और इससे पहले के 4 सेट कंप्लीट हो चुके हैं, जिन्हें आप जाके प्लेलिस्ट में कवर कर सकते हैं अगर आपने नहीं किया है तो। और इसमें प्रीवियस ईयर प्रश्न शामिल हैं और संभावित प्रश्न और उनकी कुछ इन्फॉर्मेशन शामिल है जिन पे आगे आने वाली परीक्षाओं में प्रश्न बन सकते हैं जो नए पैटर्न पर आधारित हैं। और इसके साथ इसकी पीडीएफ जो है आप टेलीग्राम चैनल पर जा करके ज्वाइन करके और डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। जो सबसे पहला प्रश्न है, सबसे पहले दिया है कि माइक्रोलिथ, फिर दिया है ब्लैंक स्पेस, इसमें क्या आएगा, का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता था। तो ये कब किया जाता था और इसकी माइक्रोलिथ के बाद में यहाँ पर ब्लैंक स्पेस में क्या आएगा। तो ऑप्शन ए सिक्के, या फिर ऑप्शन बी पत्थर के औजार, या फिर ऑप्शन सी कपड़े, या फिर ऑप्शन डी मिट्टी के बर्तन। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी होगा। माइक्रोलिथ में क्या होता था कि छोटे जो पत्थरों के औजार थे जो बहुत ही अच्छे और नुकीले किस्म के होते थे, उनका प्रयोग यहाँ पर किया जाता था। अब इसके बारे में देखते हैं कि माइक्रोलिथ क्या था। कि आरंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले पत्थर के औजार थे और माइक्रोलिथ का उपयोग क्या होता था कि भाले के बिंदुओं और तीर के निशानों में किया जाता था। और इन उपकरणों का उपयोग क्या होता था, जानवरों को मांस सहित और नए खाद्य पदार्थों को काटने और कुचलने तथा उन तक पहुंचने के लिए किया जाता था। यानी कह सकते हैं कि जो आदिमानव था, तो जो माइक्रोलिथ आया उसकी वजह से उनकी कुछ जीवन जो था वो आसान हुआ। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत के पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण स्थल है। ठीक है, यानी कि पहला ऑप्शन दिया है कि चिरांद होगा, या फिर ऑप्शन बी बुर्जहोम होगा, या फिर ऑप्शन सी हुनासांगी होगा, या फिर ऑप्शन डी मेहरगढ़ होगा। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन सी जो आपका हुनासगी होगा। ये कहाँ पर है, ये कर्नाटक में स्थित है आपका। ये है क्या, एक पूरा पाषाण स्थल है और जो इसका क्या है कि आर्कियोलॉजिकल इसकी इंपॉर्टेंस भी है, इसलिए यहाँ पर यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। अब इसके बारे में देखते हैं थोड़ा कि हुनासगी क्या है। भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण स्थल। और हुनासगी ग्राम पंचायत कार्यालय में कुछ पुराने पाषाण युग के पत्थर काटने के उपकरण मिले हैं और जो यहाँ पर रखे भी हैं। अब अगर इसकी लोकेशन देखें तो कहाँ पर है, ये कर्नाटक में मैंने बताया। तो ये कर्नाटक का हो जाता है, कर्नाटक राज्य का ये हिस्सा हो जाता है भारत देश में। और ये यहाँ पर इसकी पूरे भारत में अगर देखें भारत के मैप पर, तो यहाँ पर इसकी लोकेशन हो जाती है। अब इसके आगे देखते हैं अथर्ववेद, फिर दिया है ब्लैंक स्पेस, यहाँ पर क्या आएगा, खंडों का एक संग्रह है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये कितने खंडों का संग्रह है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए कह रहा है कि 20, या फिर ऑप्शन बी 15, या फिर ऑप्शन सी 10, या फिर ऑप्शन डी 5। तो इसमें जो खंडों की अगर बात करें, सही उत्तर आपका ऑप्शन ए होगा, यानी कि ये 20 खंडों में क्या है, विभाजित है और उनका यह एक क्या है, संग्रह है, यानी कि एक संग्रहित करके बनाया गया वेद है। अथर्ववेद क्या है, इसमें मंत्रों और प्रार्थनाओं और भजनों का एक वैदिक युग का एक संग्रह है। और अथर्ववेद में क्या है, ये 20 खंडों में विभाजित है, 20 खंडों में विभाजित था, इसका एक संग्रह किया गया। और यह लगभग 6000 मंत्रों के साथ में 730 भजनों का भी संग्रह है। तो इस तरीके से अगर नंबर्स में आए तो उसे भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि भगवान महावीर ने मोक्ष कहाँ प्राप्त किया था। तो वो ऑप्शन ए कह रहा है कि सोनागिरी, या फिर ऑप्शन बी पावापुरी, या फिर ऑप्शन सी श्रवणबेलगोला, या फिर ऑप्शन डी माउंट आबू। तो ये क्या है, ये जैन धर्म से संबंधित थे कौन, भगवान महावीर। अब ये जो 4 साइट्स के नाम दिए गए हैं ये इन्हीं से संबंधित हैं। अब देखते हैं कि भगवान महावीर को जहां पर मोक्ष प्राप्त हुआ उसके लिए जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी यानी कि पावापुरी हो, सही विकल्प आपका होगा। फिर इसके आगे देखते हैं कि भगवान महावीर को यहाँ पर मोक्ष प्राप्त हुआ यानी कहाँ पर, पावापुरी। और पावापुरी यानी कि पावा इसको भी कह सकते हैं, वो बिहार के कहाँ पर है, नालंदा जिला है, वहाँ पर स्थित है। अब ये बिहार की लोकेशन हो गई और ये जो डॉट है मैप पर, यहाँ पर क्या है आपका, ये पावापुरी है। और इसे अप्पापुरी भी कहा जाता है जिसका अर्थ होता है पाप रहित नगर। तो इस तरीके से अगर आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं तो आप उम्मीद है कि अच्छे से इन्हें डील कर पाओगे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम बौद्ध संगीति के बारे में कहा जाता है कि इसे किसके द्वारा संरक्षण दिया गया था। तो आपकी जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी उसको संरक्षण किसके द्वारा मिला था, पोरस के द्वारा, या अशोक के द्वारा, या फिर अजातशत्रु, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा वो
विकल्प सी आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि अजात शत्रु के समय ये क्या हुई थी, प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। और इसके अगर जगह की बात करें कहाँ हुई थी, तो आपने नाम पढ़ा होगा राजगृह, तो ये राजगृह में हुई थी। और समय की अगर बात करें तो ये 483 ईसा पूर्व हुई थी, यानी कि जिसे आप बीसी भी कह सकते हो, यानी कि बिफोर क्राइस्ट। और इसके अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष इसके थे महाकश्यप, तो इन्हें आपका ध्यान रखना है, आपको इनका नाम, ठीक है। ये क्या थे, अध्यक्ष थे। प्रथम बौद्ध संगीति को अजातशत्रु का संरक्षण प्राप्त था। और इनके बारे में जानते हैं, ये वह मगध के क्या थे, हर्यक वंश के राजा थे। और वह राजा क्या था, बिंबिसार के पुत्र थे, और महावीर और गौतम बुद्ध दोनों के समकालीन थे। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। फिर देखते हैं अगला कि मोहम्मद गौरी ने 1191 में तबर हिंद भटिंडा पर हमला किया। फिर जो यानी कि ब्लैंक स्पेस क्या होगा, के लिए एक रणनीतिक बिंदु था। वो किसके लिए था, महाराणा प्रताप के लिए था, महाराणा प्रताप सिंह के लिए, या फिर हेमचंद्र विक्रमादित्य के लिए, या फिर पृथ्वीराज चौहान के लिए, या फिर ऑप्शन डी राणा कुंभा के लिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन सी होगा, क्योंकि 1191 में एक युद्ध हुआ था, कौन सा, तराइन का। तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, तो किसके बीच हुआ था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। और फिर क्या होता है, 1192 में क्या होता है, तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। तो ये वही है। तो इन्होंने कहाँ पे हमला किया था, तबर हिंद भटिंडा पर। वो क्या था, एक रणनीतिक बिंदु था। अब इसमें कौन हारा कौन जीता, इसके बारे में हम इससे पहले वाले सेट्स में डिस्कशन कर चुके हैं, तो आप वहां पर जाकर के अटेंड कर सकते हैं अगर आपने नहीं किया है। फिर दिया है कि मोहम्मद गौरी ने क्या किया था, 1191 में भटिंडा पर हमला किया था, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन हम देख चुके हैं। निम्नलिखित में से किस शासक के अधीन दिल्ली सबसे पहले क्या राजधानी बनी, तो वो शासक कौन था, वो अजमेर के चौहान थे, या फिर इल्तुतमिश राजवंश था, या फिर खिलजी राजवंश था, या फिर तोमर राजपूत थे। ये आपका सीजल के द्वारा 2022 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसमें जो ऑप्शन डी होगा वो सही उत्तर होगा। जो तोमर के राजपूत वंश लोग थे, उन्होंने क्या किया था, दिल्ली को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अनंगपाल प्रथम ने क्या किया था, तोमर वंश की स्थापना की थी। एक प्रश्न आपका यहां से भी बन सकता है, अनंगपाल प्रथम, इन्हें आपको ध्यान रखना है। फिर दिया है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में बहादुर शाह द्वितीय को अंग्रेजों ने अपदस्थ कर रंगून निर्वासित कर दिया था। अपदस्थ का मतलब होता है कि उनको राजगद्दी से हटा दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा साल था, उस वर्ष के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो वर्ष कौन सा होगा, 1857 की क्रांति हुई थी, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। वहीं पर क्या होता, बहादुर शाह जो द्वितीय थे उनको यहाँ पर अपदस्थ कर रंगून भेज दिया गया था। फिर दिया हुआ है कि बहादुर शाह द्वितीय क्या थे, अंतिम मुगल बादशाह थे। तो ये भी आपका प्रश्न बन सकता है। और रंगून क्या है, रंगून शहर यानी कि जिसको यांगून अब कहाँ पर है, वो म्यांमार की इससे पहले राजधानी थी। और रंगून क्या है, उसका पुराना नाम था। संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। इसमें कौन सा कथन सही होगा, ऑप्शन ए कह रहा है कि संविधान सभा ने मई 1947 में भारत की राष्ट्रमंडल की सदस्यता की पुष्टि की, या फिर ऑप्शन बी कह रहा है कि संविधान सभा ने जनवरी 1950 में राष्ट्रगान को अपनाया, या फिर ऑप्शन सी संविधान सभा ने जनवरी 1948 में राष्ट्रीय गीत को अपनाया, या फिर ऑप्शन डी संविधान सभा ने जुलाई 1949 में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी में क्या दिया है कि संविधान सभा ने जनवरी 1950 में क्या किया था, राष्ट्रगान को अपनाया था। अब इसके बारे में और क्या क्या डिटेल वो देखते हैं कि भारत ने क्या किया था, राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, भारत के राष्ट्रगान को। और इससे पहले क्या हुआ था, पहली बार 27 दिसंबर 1911 को जो कलकत्ता में एक अधिवेशन हुआ था, उस सत्र में राष्ट्रगान गाया गया था पहली बार। और संविधान सभा ने 1949 में क्या किया था कि राष्ट्रमंडल की भारत की सदस्यता की पुष्टि की थी। एक राष्ट्रमंडल क्या है, कुछ देशों का समूह है जिन पे ब्रिटेन पहले राज करता था, उनका एक समूह है, तो उनको राष्ट्रमंडल कहा जाता है। तो इसे आपको ध्यान रखना है। अगला दिया है कि 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान ने वंदे मातरम को एक राष्ट्रीय गीत के रूप में इसे अपनाया था, अडॉप्ट किया था। फिर अगला है कि 22 जुलाई 1947, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आने वाली परीक्षाओं के लिए। इस दिन क्या हुआ था कि संविधान सभा ने स्वतंत्र भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था, क्योंकि इस साल क्या हर घर तिरंगा एक उत्सव मनाया गया था, उसकी वजह से हो सकता है कि आपके लिए क्वेश्चन बन जाए डेट के लिए
तो उम्मीद है आप यहाँ से कर पाओगे। फिर देखते हैं आपका अगला प्रश्न। इसमें दिया है कि भारतीय संविधान ने के किस भाग में जो संघ लोक सेवा आयोग है उसका प्रावधान है, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे आप यूपीएससी कहते हो। तो इसमें भाग के बारे में पूछा जा रहा है, किस भाग में प्रावधान है। तो भाग 10वां होगा, या फिर क्या होगा 8वां होगा, या फिर 15वां, या फिर क्या होगा 16वां होगा। तो इसमें ऑप्शन सी यानी कि विकल्प सी आपका सही उत्तर होगा, यानी कि जो 15वां भाग है वहां पर क्या है संघ लोक सेवा आयोग का वहां पर उल्लेख है। और यहाँ पर जो भाग 10 है इसमें क्या है आप कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको पता है तो, अगर नहीं पता है तो उसे पता रखिए, नॉलेज में रखिए आने वाली परीक्षाओं। भाग 15 में क्या है यूपीएससी के लिए जो क्या एक प्रावधान किया गया है, और यह क्या है कि स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। ठीक है, फिर अगला दिया है कि संघ लोक सेवा आयोग की जो संरचना होती है और उसके सदस्यों की नियुक्ति होती है और उनका निष्कासन यानी कि अपदस्थ करने की जो प्रक्रिया होती है, उनके जो पावर्स उनको दी जाती हैं और उनका कार्य जो भी कुछ होता है वो सब संविधान का जो है भाग 15वां है उसके अंतर्गत है। और कौन कौन से इसमें अनुच्छेद इसके अंतर्गत हैं, तो अनुच्छेद 315 से लेकर के 323 के तहत इसमें क्या है यूपीएससी के लिए प्रावधान है। फिर अगर वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो वो कौन है, मनोज सैनी हैं, जो क्या हुए थे अगस्त 2022 में अपॉइंट किए गए थे। अगर भाग 10 की बात करें तो वो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में बात करता है, और भाग अगर 16 की बात करें तो कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान की बात करता है। अगर 8 की बात करें तो वहां पर क्या है कि केंद्र शासित प्रदेश से ये जुड़ा हुआ है, यहाँ इसके संबंध में कुछ यहाँ पर प्रावधान किए गए हैं। फिर देखते हैं कि वरीयता क्रम के अनुसार निम्न में से किसे उच्चतम या फिर उच्चतम औपचारिक प्रोटोकॉल प्राप्त है, यानी कि यहाँ पर हायरार्की की बात की जा रही है, किसको सबसे ज्यादा पावर यहाँ पर दी गई है। तो भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति हैं या फिर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं सबसे ज्यादा, जो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए उनमें, और या फिर केंद्र के कैबिनेट मंत्री हैं या फिर राज्य के उपाध्यक्ष हैं। तो इसका आपका जो सही उत्तर होगा वो विकल्प सी होगा, क्योंकि जो केंद्र के कैबिनेट मंत्री होते हैं इन सब में जो चारों दिए गए हैं सब क्या होगा सबसे सर्वोच्च स्थान पर आएंगे वरीयता के रूप में, जो औपचारिक प्रोटोकॉल होता है उसके तहत। अब यहाँ पर क्या करते हैं वरीयता क्रम में होता क्या है कि एक प्रोटोकॉल की एक सूची होती है जिसमें क्या होता है कि भारत सरकार में अधिकारियों और पदाधिकारियों को उनके पद और कार्यकाल के अनुसार उन्हें सूचीबद्ध किया जाता है। अब इनके अगर बात कर लेते हैं वरीयता क्रम की, वरीयता क्रम इनका क्या है प्रोटोकॉल में, तो कैबिनेट मंत्री सबसे पहले होगा, उसके बाद में क्या होगा कि भारत रत्न जो धारक हैं वो आएंगे, फिर उसके बाद में क्या होगा उसके नीचे सुप्रीम कोर्ट के जज आएंगे, और उसके बाद में यानी कि उसके नीचे हायरार्की में आपके राज्यसभा के उपसभापति आएंगे। तो राज्यसभा का उपसभापति कौन होता है, अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताएं प्लीज। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट में स्थित है। आप ये क्षुद्र ग्रह बेल्ट क्या है ये हम इससे पहले वाले सेट में हम आपको करवा चुके हैं, अगर आपने नहीं किया तो प्लीज कर सकते हैं आप। ऑप्शन यहाँ पर ए दिया है कि एरिस होगा, ऑप्शन बी क्या है मैकमेक होगा, या फिर ऑप्शन सी सेरेस है, या फिर ऑप्शन डी हाउमिया है। यानी कि इसमें सही उत्तर आपका जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी क्या है सेरेस। ये क्या है एक मुख्य क्षुद्र ग्रह क्या है एक बेल्ट में स्थित है, और है क्या यह एक बौना ग्रह है, इसे आपको ध्यान रखना है। सेरेस है क्या कि मंगल और बृहस्पति इन दोनों के बीच में ही तो एस्टेरॉयड बेल्ट पाई जाती है, और क्या करता है इनकी कक्षाओं के बीच में क्या है क्षुद्र ग्रह बेल्ट है, और उन्हीं में से क्या है यह एक बौना ग्रह है। और एरिस की अगर बात करें ये क्या है सौरमंडल में सबसे बड़े पैमाने पर और दूसरा सबसे बड़ा जो ज्ञात है वो बौना ग्रह है, ड्वार्फ प्लेनेट है। फिर क्या करते हैं हाइमिया क्या है ये नेपच्यून की जो कक्षा से परे स्थित क्या है एक ड्वार्फ प्लेनेट है, यानी कि आपका बौना ग्रह है। फिर इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न कि भौगोलिक नामों पर अमेरिकी बोर्ड यानी कि यूएसए बोर्ड ऑफ जियोग्राफिक नेम्स द्वारा अंटार्कटिका के तल पर फैले जल निकाय के रूप में मान्यता प्राप्त दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जल निकाय कौन है। तो ये इतना बड़ा प्रश्न है, हमने अलग अलग क्या कर दिया यहाँ पर हाईलाइट कर दिया कीवर्ड्स को जिससे आप अच्छे से समझ सको। अब देखते हैं ऑप्शन ए, इसमें तो कह रहा है कि दक्षिण महासागर होगा, या फिर इसमें ऑप्शन बी कह रहा है हिंद महासागर होगा, या फिर ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर होगा, या फिर ऑप्शन डी अटलांटिक महासागर होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो विकल्प ए यानी कि दक्षिणी महासागर इसका सही उत्तर होगा। ये क्या है दुनिया का चौथा सबसे बड़ा क्या है जल निकाय है, और किसके परिप्रेक्ष्य में ऊपर इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई है। अब इसके आगे देखते हैं कि 5 महासागर जो सबसे बड़े हैं उनको यहाँ पर देख लेते हैं वो कौन से हैं। तो सबसे पहला दिया हुआ है कि प्रशांत महासागर।
तो प्रशांत महासागर कौन सा, ये पैसिफिक ओशियन हो जाता है पूरा, ये वाला पार्ट इधर का जो होगा, और इधर घूम करके अगर इधर आएगा तो ये भी क्या होगा, पैसिफिक ओशियन का भाग हो, यानी कि प्रशांत महासागर का। तो ये प्रशांत महासागर हो जाता है। फिर आता है इसी में क्या है, एक आपका गर्त है यानी कि ट्रेंच है। तो सबसे गहरा क्या होता है यहाँ पर, ये आपका बिंदु है पूरे पृथ्वी पर जो माना जाता है, और इसकी गहराई लगभग कितनी है, वो है 11,000 कितना मीटर है, इसे आपको ध्यान रखना है। फिर आगे देखते हैं इसमें कि अटलांटिक महासागर, इसके अंतर्गत क्या है, प्यूर्टो रिको ट्रेंच यानी कि गर्त स्थित है। वो कहाँ पर है, ये हो जाएगा, ये अटलांटिक महासागर हो जाएगा, अटलांटिक ओशियन यानी कि। फिर है हिंद महासागर, ये हिंद महासागर हो जाएगा। यहाँ पर क्या है कि ये जावा ट्रेंच यानी कि जावा गर्त की बात की जाती है यहाँ पर। फिर क्या है, दक्षिणी महासागर, तो ये हो जाएगा साउदर्न, ये आपका हो जाएगा दक्षिणी महासागर। इसी में क्या है कि दक्षिण सैंडविच ट्रेंच है। और आर्कटिक महासागर, तो ये यहाँ पर आर्कटिक महासागर है। अब इसमें बात करते हैं, एक यहाँ पर एक पॉइंट दिया है कि फ्रेम स्ट्रेट, अगर यहाँ से क्वेश्चन बने तो आप क्या करोगे। तो फ्रेम स्ट्रेट क्या है, ये ग्रीनलैंड है। तो अगर यहाँ पर आप देख सकते हो, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर, तो ये क्या हो जाता है, ये ग्रीनलैंड हो जाता है। और इसी के बीच से ये वाला जो पार्ट निकलता है यहाँ से, तो यहाँ पर क्या बनता है, फ्रेम स्टेट बनता है। इसे आपको ध्यान रखना है, इसकी लोकेशन यहाँ पर स्थित है, अवस्थिति यहाँ पर है। फिर देखते हैं आपका अगला प्रश्न, LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत, फिर दिया है ब्लैंक स्पेस, के बीच प्रभावी सीमा है कि, तो किसके बीच में, उस देश का नाम पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपके ब्लैंक स्पेस में आएगा। ऑप्शन ए कह रहा है कि बांग्लादेश, या फिर ऑप्शन बी कह रहा है म्यांमार, या फिर ऑप्शन सी अफगानिस्तान, या फिर ऑप्शन डी चीन। तो इसमें आपका जो सही उत्तर होगा जो वो क्या होगा, ऑप्शन डी चीन होगा। LAC मतलब क्या है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये स्थित कहाँ है, तो आप देख पा रहे हो कि ये चाइना का पार्ट है, और ये क्या है आपका LAC है, ये वाला जो भाग होगा ये LAC होगा। ये क्या है, चीन और भारत का जो यहाँ पर लाइन है उसके बारे में यहाँ पर डिनोट कर रहा है। फिर अगला, अगर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, LOC, ठीक है, तो ये क्या है, ये है लाइन ऑफ कंट्रोल। ये क्या है, भारत और आपका जो पाकिस्तान है उसके मध्य में आता है, LOC और LAC। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। फिर दिया गया है कि इसमें अगर कुछ इंफॉर्मेशन वो देख लेते हैं, तो ये भारत चीन के बीच में है LAC। फिर इस शब्द की अगर बात करें तो इसमें क्या है, जो एनलाई ने क्या किया था कि 1959 में जवाहरलाल नेहरू के एक लिखे पत्र में इसका उल्लेख किया था, वहीं से इसके क्या हुआ, इस शब्द क्या हुआ, इसकी उत्पत्ति हुई और मतलब यह उसमें आपके सामने आया। अगला प्रश्न देखते हैं कि बैकाल झील दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अब यहाँ पे क्या दिया है कि किस हिसाब से, मात्रा के हिसाब से है, और 1620 मीटर यानी कि 5315 फीट गहराई के साथ दुनिया की सबसे गहरी झील है। और यह झील किस देश में स्थित है। इतनी इंफॉर्मेशन देने के बाद में आपको झील के बारे में पूछा जा रहा है, तो रूस में होगा, वो तंजानिया में होगा, या फिर कनाडा में, या फिर युगांडा में होगा। तो इसका जो आपका सबसे सही सटीक उत्तर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि रूस होगा। तो ये कहाँ पर है, ये रूस में स्थित है। आप यहाँ पर ये देख पा रहे हो इसकी ये लोकेशन है, और ये यहाँ पर। फिर देखते हैं इसके बारे में कुछ डिटेल देख लेते हैं, क्या क्या आपके एग्जाम के लिए लायक है यहाँ पर। कि बैकाल झील क्या है, ये सर्बिया रूस के पास में, और यह दुनिया की सबसे गहरी है, आप जान चुके हो। और यह क्या है कि आयतन के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी झील है। और सुपीरियर झील की बात करें, ये कहाँ है कि उत्तरी अमेरिका में है, और भूतल क्षेत्र की सबसे बड़ी यह झील है। अब आयरे झील कहाँ है, ये ऑस्ट्रेलिया में है। विक्टोरिया झील कहाँ है, ये अफ्रीका में है। वोस्टोक झील कहाँ है, वो अंटार्कटिका में होगी। और टिटिकाका झील ये आपके दक्षिणी जो अमेरिका है वहाँ पर पाई जाएगी। कौन सी, टिटिकाका झील। टिटिकाका झील के बारे में बहुत सी और भी चीज़ें हैं जिन्हें हम और आगे आने वाले सेट्स में डिस्कस करें। फिर आगे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन चट्टान बनाने वाले सिलिकेट खनिजों का एक बड़ा समूह है जो पृथ्वी की भूप्रपटी का 50% से अधिक गठन करता है और व्यापक रूप में कांच और सिरेमिक के उद्योगों में उपयोग में लाया जाता है। तो इसमें कौन होगा। ऑप्शन ये कह रहा है कि एम्फीबोले होगा, या फिर फेडल्सपस होगा, और या फिर जोजिलट्स होगा, या फिर पायरोक्सिन होगा। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन बी होगा, यानी कि फेल्डस्पर। फिर इसके बारे में देखते हैं आपका कि फेल्डस्पर क्या होता है। रॉक बनाने वाले एल्युमिनियम और टेक्टोसिलिकेट जो होते हैं खनिजों का यह एक समूह होता है, जिसमें कौन सा क्या होता है कि सोडियम, कैल्शियम और पोटेशियम या फिर बेरियम होता है। और इनका उपयोग क्या होता है कि सिरेमिक और कांच के जो प्रयोग होते हैं उनमें क्या करते हैं, जो फ्लेक्सिंग एजेंटों के रूप में इनका उपयोग किया जाता है या उसमें प्रयोग किए जाते हैं। फिर अगला प्रश्न दिया है कि राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान द्वारा 2009 के आंकड़ों के अनुसार भारत में जो कृषि के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि का
प्रतिशत है वह कितना है। तो यहाँ पर प्रतिशत के बारे में पूछा जा रहा है। तो क्या होगा, ऑप्शन ए 51.09% होगा, या फिर 50.09% होगा, या फिर 59.09% होगा, या फिर 59.01% होगा। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ए होगा, यानी कि 51.09% इसका क्या होता है, भारत में कृषि के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि का ये प्रतिशत है। फिर दिया है कि 21.81% क्या है, वन के अंतर्गत आता है, और 3.92% चरागाह के अधीन आता है। और राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान क्या है, 1978 से यानी कि 1978 से IIT जो रुड़की है वो उत्तराखंड में है। फिर देखते हैं भारत के उत्तरी मैदान क्या है, जलोढ़ मिट्टी से बने हैं। वे किन 3 नदियों से परस्पर क्रिया से बने हैं? ऐसी कौन सी 3 नदियां हैं जिनके परस्पर क्रिया के द्वारा बने हैं? तो वो 3 नदियां कौन होंगी? ऑप्शन ए कह रहा है कि गंगा, महानदी और सिंधु होंगी, या फिर सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र होंगी, या फिर सिंधु, महानदी, ब्रह्मपुत्र, या फिर ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र, गंगा, महानदी। तो इसके लिए जो आपका सही उत्तर होगा वह ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी में क्या है कि सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र ये क्या होंगी, परस्पर क्रिया करके जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करती हैं, जो कहां पर पाई जाती है, भारत के उत्तरी मैदान में। अब क्या होगा कि जलोढ़ मिट्टी के में क्या होता है कि इसमें धरण जो होता है, धारण करने की जो क्षमता होती है, क्या जल धारण कर लेगी, और भी कई सारी चीजें जो होती हैं, खनिज होता है वो इसे यहाँ पर ये काफी उपजाऊ होती है, वो सब सारी चीजें यहाँ पर होती हैं। यह करते कि हिमालय के 3 जो महत्वपूर्ण नदियां हैं उनके द्वारा जमा की जाती हैं। वो कौन कौन सी हैं आप जान चुके हो, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। अब बात करते हैं कि ऊपरी और जो मध्य गंगा के मैदान है वहां पर खादर और भांगर दो अलग अलग प्रकार की क्या होती है, जलोढ़ मिट्टी विकसित हुई है। ये क्या है, खादर और भांगर, तो ये क्या है, मिट्टी के प्रकार हैं। कभी कभी भांगर ना लिख करके यहाँ पर अगर बांगर लिख करके आ जाए तब भी आपका वही शब्द होगा, वही उत्तर होगा। इस प्रश्न में दिया है कि पैठानी साड़ी बुनाई उद्योग किस राज्य में है? तो राज्य की बात करें तो कौन सा है, राजस्थान होगा, या फिर गुजरात होगा, या महाराष्ट्र, या फिर असम होगा। तो पैठानी साड़ी बुनाई जो उद्योग है वो आपका महाराष्ट्र में होगा, यानी कि जो आपका सही उत्तर होगा वो विकल्प सी सही उत्तर होगा। आप यहाँ पर देख पा रहे हो जो पैठानी साड़ी है वो किस प्रकार से बनाई जाती है, किस प्रकार की यहाँ पर दिखती है। अब ये क्या है कि वो ये पैठानी साड़ी क्या करते हैं कि बुनाई उद्योग महाराष्ट्र का है और ये हाथ से बनाई जाती है, और इसमें खास बात क्या है कि बहुत महीन सहतूत रेशम से बनाई जाती है। ये आपको ध्यान रखना है, अगर इसकी विशेषता के आधार पर क्वेश्चन पूछे तो आप यहाँ से कर सकते हो। फिर क्या है कि शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व वो तमिलनाडु में होगा, या फिर कर्नाटक में, या फिर केरल में, या फिर आंध्र प्रदेश में। तो इसमें जो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा, यानी कि आंध्र प्रदेश में। अब आंध्र प्रदेश में ये इसकी स्थिति है कौन, शेषाचलम बायोस्फीयर जो रिजर्व है उसकी, ये भारत देश हो जाता है, ये क्या है, आंध्र प्रदेश। और उसकी स्थिति अवस्थिति कहाँ पर, इस तरीके से देख पा रहे हो, आसपास क्या है। और क्या होता है, रिजर्व को 2010 में क्या होता है, बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में इसे क्या कहते हैं, नामित किया जाता है, यानी कि उसके अंतर्गत लाया जाता है। फिर क्या करते हैं कि अगला प्रश्न है कि अपशिष्ट जल उपचार की प्रक्रिया को सामान्यतः, फिर है ब्लैंक स्पेस, यानी यहाँ पर क्या होगा, उपचार कहा जाता है। तो इस उपचार को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए कह रहा है सीवेज होगा, या फिर सूक्ष्मजीव कहा जाता है, या फिर बैक्टीरिया, या फिर प्रदूषक। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ए होगा, यानी कि सीवेज। सीवेज क्या है, इसे सीवेज का उपचार कहा जाता है, यानी कि अपशिष्ट जल प्रबंधन की प्रक्रिया को सामान्यतः सीवेज उपचार कहा जाता है। अब इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि अपशिष्ट जल प्रबंधन की प्रक्रिया को आमतौर पर सीवेज कहा जाता है, और इसके अगर चरण की बात करें, स्टेप की बात करें, तो वो 4 स्टेप हैं। पहला स्टेप में क्या होता है, कीचड़ का मोटा होना, यानी कि स्लज थिकिंग होता है। दूसरे चरण में क्या होता है, कीचड़ का पाचन, यानी कि स्लज डाइजेशन होता है। और तीसरे में क्या होता है, पानी निकालने की व्यवस्था, यानी कि डिवाटरिंग। और फोर्थ में क्या होगा, फोर्थ स्टेप में निपटान, यानी कि डिस्पोजल होगा। तो अगर चरणों की अगर भी बात कर ले आगे कभी कभार आगे आने वाले प्रश्नों में, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है कि कितने देश कैस्पियन सागर की प्राकृतिक विरासत को साझा करते हैं? तो वो कितने देश होंगे कैस्पियन सागर की आसपास, ऐसा पूछा जा रहा है। तो 2 देश हैं, या फिर 5 देश हैं, या फिर 4 हैं, या फिर 3 हैं। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा वो विकल्प बी सही उत्तर हो, यानी कि जो आपका 5 कंट्रीज हैं वो इसके आसपास हैं और जो प्राकृतिक विरासत है उसको साझा करते हैं। अब वो कौन कौन से हैं, क्योंकि इसकी तटरेखा क्या होता है, अजरबैजान, और अजरबैजान कहाँ है, ये वाला पार्ट हो जाएगा लगता है, और ईरान, तो आपका ये हो जाएगा ईरान, और कजाकिस्तान, तो ये कजाकिस्तान हो जाएगा,
इसके द्वारा साझा की जाती है, ठीक है। और इस तरीके से ये तुर्कमेनिस्तान, ये दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, अंतर्देशीय जल निकाय है, इसे भी आपको ध्यान रखना है। फिर देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह तर्क दिया कि उच्च घाटे की स्थिति में लोग अधिक बचत करते हैं। ये कहाँ का है, ये आपका जो इकोनॉमी है उसका प्रश्न है। तो ऑप्शन ये कह रहा है कि अमर्त्य सेन ने ऐसा कहा था, या फिर एस्थर डुप्ले ने कहा था, या फिर एडम स्मिथ के द्वारा, या फिर डेविड रिकार्डो के द्वारा ऐसा कहा गया था। तो जो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा वो डेविड रिकार्डो होगा। डेविड रिकार्डो के द्वारा ही ये कथन दिया गया था, ये बात कही गई थी। इन्होंने तर्क दिया था कि उच्च घाटे की स्थिति में जब घाटा ज्यादा होता है तो उस समय लोग क्या करते हैं, बचत अधिक करने लगते हैं। ये कौन, डेविड रिकार्डो के द्वारा। ये क्या है, एक अर्थशास्त्री हैं। अब अमर्त्य सेन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो इनका संबंध क्या, इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। और ये किससे संबंधित, तो ये कल्याणकारी जो अर्थशास्त्र है उससे इनका संबंध है, और उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए ये क्या है, फेमस भी हैं। अब एस्थर डुप्ले जो हैं, डुफ्लो, इनके बारे में क्या है कि ये नोबेल पुरस्कार जो अर्थशास्त्र का मिला था, इकोनॉमिक्स का, वो 2019 में वो इन्हें मिला था। और ये क्या है, एक फ्रांसीसी क्या है, अर्थशास्त्री हैं, जिन्होंने गरीबी को समाप्त करने और गरीबों के कल्याण में सुधार के समाधान खोजने की दिशा में अच्छा काम किया था, और उसी के लिए फेमस है। अब एडम स्मिथ की बात करें तो इसे आपको अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि इनकी एक बुक है, कौन सा, द वेल्थ ऑफ नेशन, जो 1776 में आई थी। ये इसके लिए फेमस है और इससे कभी कभार क्वेश्चन बनते रहते हैं। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र के जो सतत विकास जो लक्ष्य हैं, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, उनके संदर्भ में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, यानी कि 3 सही होंगे और 1 गलत होगा, तो वो कौन सा है। अब यहाँ कह रहे हैं कि ऑप्शन ए जीरो हंगर यानी कि SDG 2 होगा, ये गलत होगा। या फिर डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 8वां होगा। या फिर नो पॉवर्टी यानी कि SDG फर्स्ट होगा, 1 होगा। या फिर ऑप्शन डी क्वालिटी एजुकेशन SDG 3rd होगा। तो ये ऊपर के जो हैं ये सारे सही होंगे और ये गलत है, इसलिए आपका जो सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए वो विकल्प डी सही उत्तर होगा। फिर अगर इसमें अगर बात करें हम इसमें कि अगर इस गलत है तो इसमें सही क्या है, तो जो SDG 3rd है इसमें क्या कहा गया है, हेल्थ के बारे में बात की गई है, यानी कि आपका जो स्वास्थ्य है, यानी कि हेल्थ एंड वेलबींग के बारे में बात कही जाती है इसके अंतर्गत। जो क्वालिटी एजुकेशन है यानी कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, उसका जो SDG है, सतत विकास लक्ष्य है, वो 4थे नंबर का है। अब इसमें बात करें इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य यह है कि समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना है और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को हमेशा के लिए मतलब हमेशा बढ़ावा देते रहना है। अगला प्रश्न दिया है कि प्रधानमंत्री अन्नदाता संरक्षण अभियान एक है, जिसे PM आशा भी कहते हैं, में घटक हैं जो सरकारी कृषि उपज की कीमत, दक्षता के लिए नीति और भंडारण में अपव्यय और रिसाव को कम करने और वित्तीय लाभ कमाने के लिए बचत करते हैं। ये क्वेश्चन आपका CGL के SSC CGL 2022 में पूछा गया था। तो यहाँ पर एक्चुअली पूछा क्या जा रहा है, तो ये जो घटक हैं यानी कि इनके कितने घटक हैं, उन घटकों के जो नंबर हैं, ठीक है, उनके बारे में पूछा जा रहा है। तो वो कितने हैं, 5 होंगे या फिर 3 होंगे या फिर 2 होंगे या फिर 8 होंगे। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी, यानी कि इसके अंतर्गत आपके जो हैं 3 घटक शामिल हैं। अब इसमें देख लेते हैं जो PM आशा दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा, वो होगा प्रधानमंत्री अन्नदाता आय क्या होगा संरक्षण अभियान। तो ये इसका आपका फुल फॉर्म होगा, यानी कि पूरा नाम। PM आशा योजना के क्या है 3 घटक हैं और राज्य उनमें क्या करते हैं, उनमें से चुन सकते हैं। और ये 3 घटक क्या करते हैं, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की क्या करती है, मौजूदा जो योजनाएं हैं उनके ये पूरक हैं। दोस्तों थैंक यू क्लास हमारे साथ यहाँ बने रहने के लिए। मिलते हैं आपको अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।